कल हम लोग बात कर रहे थे आपका अनुच्छेद 31 पे, और अनुच्छेद 31 पे बात करते हुए ये कहा गया था कि बिल्कुल जो शुरुआत थी उसमें अनुच्छेद 31 जो लिखा हुआ था उसमें केवल इतना ही था कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं करेंगे। और ये अनुच्छेद 31(1) था, और अनुच्छेद 31(2) लिख रहा था कि किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत संपत्ति कहे जा सकने वाले असेट्स हैं उनका कब्जा ये स्टेट के द्वारा नहीं लिया जाएगा और ना ही उन्हें एक्वायर किया जाएगा विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कितना दिया जाए इस विषय पर ही शुरुआत से विवाद रहा है, और उसी वजह से बार बार अनुच्छेद 31 को न सिर्फ अमेंड करना पड़ा बल्कि अंततः 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 को स्टैट्यूट बुक से हटा ही दिया। तो बिल्कुल शुरुआत से स्थिति क्या रही है यह देखना है। तो हमने आपसे कहा था कि जब बिल्कुल शुरुआत की स्थिति थी तब सवाल यह था कि डिप्राइवेशन ये एक विस्तृत शब्द है, और डिप्राइवेशन के अंतर्गत सभी प्रकार से संपत्ति से वंचित किया जाना शामिल किया जा सकता है। अस्थायी रूप से या स्थायी तौर पर किसी को संपत्ति से वंचित किया गया तो यह कहा जा सकता है कि उसे उसकी संपत्ति से डिप्राइव किया गया। तो मूल सवाल यह था कि अनुच्छेद 31(1) और अनुच्छेद 31(2) इसके बीच संबंध क्या है। क्या अनुच्छेद 31(1) एक सामान्य बात कह रहा है और अनुच्छेद 31(2) ये अनुच्छेद 31(1) में संपत्ति के वंचन के जो तरीके बताए हैं उनमें से बहुतायत से उपयोग किए जाने वाले तरीके का सिर्फ वर्णन कर रहा है। अगर स्थिति यह है तो फिर तो संपत्ति किसी भी ढंग से इंडिविजुअल यानी व्यक्ति से ली जाए तो स्टेट को दो जरूरतें ये पूरी करनी ही होंगी। यानी एक कि संपत्ति व्यक्ति से ली जाए तो कानून के प्राधिकार से ली जाए, और दूसरा पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ये किया जाए। अगर 1 और 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है, अगर वो एक ही बात को 2 उपबंधों में कह रहे हैं, बात एक ही है, बस उसे 2 खंडों में बांटकर कह दिया गया। और 2 खंडों में बांटकर इसलिए कहा गया क्योंकि अक्सर संपत्ति से जो वंचित व्यक्ति को किया जाता है वो स्टेट के द्वारा कब्जा लेकर या उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करके ही किया जाता है। इसलिए इन 2 तरीकों को अलग से मेंशन कर दिया। शेष जितने भी तरीके से संपत्ति का डिप्राइवेशन हो सकता है वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो डिप्राइवेशन शब्द उपयोग किया गया उसके अंतर्गत, जैसी बात अनुच्छेद 21 के साथ थी। जिस अनुच्छेद 21 के बारे में क्या कहते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इन शब्दों में जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती है सब शामिल है। बस 6 स्वतंत्रताएं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण समझी गई उन्हें अनुच्छेद 19 में अलग से मेंशन कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वे अलग हैं और वे प्राण की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, ये मतलब नहीं है। हालांकि AK गोपालन में यही मतलब बताया गया था
AK गोपालन में यही कहा गया था कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं अलग हैं, और अनुच्छेद 21 में जो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता शब्द उपयोग हुआ है, वो अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं छोड़कर जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती हैं उनको स्वयं में समाहित करता है। और इसलिए अगर कोई कानून बनाया गया है जो सीधे सीधे अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं बनाया गया, तो उसे अनुच्छेद 19 में जो प्रतिबंध लगाने के शीर्षक हैं उनको संतुष्ट करना कोई जरूरी नहीं है। यह तर्क AK गोपालन में दिया भी गया था और उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य यह भी हुआ था, लेकिन AK गोपालन का लॉ आज का लॉ नहीं है। मेनका गांधी में जो बात आई थी, मेनका गांधी में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कानून है जिसके माध्यम से व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को रोका गया है, तो उसे अनुच्छेद 19 में जो प्रतिबंध लगाने के शीर्षक हैं उन्हें भी संतुष्ट करना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 19 उसकी 6 स्वतंत्रताओं में एक स्वतंत्रता यह भी है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को भी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। तो जब आप किसी को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करोगे तो अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताओं में से एक ऑटोमेटिकली वंचित हो, ठीक है, उससे वो वंचित हो जाएगा। और इसलिए उस कानून को अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध लगाने के शीर्षकों को भी संतुष्ट करना ही चाहिए, जबकि AK गोपालन में यह बात नहीं मानी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं अलग हैं और उनको हटाने के बाद जो स्वतंत्रताएं बची वो दैहिक स्वतंत्रता में है। तो उन्होंने कहा कि अगर सीधे सीधे ऐसा व्यक्ति जिसे किसी विधि के उल्लंघन के कारण कारागार में नहीं रखा गया, उसके भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है, तो किसी कानून के माध्यम से, तो उस कानून को अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध के शीर्षकों को संतुष्ट करना होगा। जैसे कोरोना के दिनों में यह कहा गया था कि यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर कोई महामारी अधिनियम जैसा कानून है जो स्वतंत्र नागरिकों के भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा है, तो उस कानून को अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं में जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं उन पर जो प्रतिबंध लगाने के आधार हैं उनको संतुष्ट करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो किसी बात के कारण, किसी विधि विरुद्ध काम को करने के कारण कारागार में रख दिया गया है, तो उसके लिए अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं ये उपलब्ध नहीं है। उसके जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21, 20 और 22 इन्हीं के मुताबिक देखे जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्र व्यक्तियों को प्राप्त है। जो व्यक्ति कारागार में है उसे अनुच्छेद 19 प्राप्त है ही नहीं, उसे 20, 21, 22 ये प्राप्त है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए। यह वर्डिक्ट किसमें था? AK गोपालन में। AK गोपालन में यही कहा जा रहा था ना कि आपने हमें कारागार में रख दिया है और कारागार में रखे जाने के कारण मेरी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो गई है। इसलिए इस कानून को अनुच्छेद 19 में भारत के राज्य क्षेत्र में मेरी जो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षकों को भी संतुष्ट करना होगा। और साथ ही साथ
इस कानून को युक्ति संगत अनुच्छेद 14 के मुताबिक ये भी होना चाहिए। और इसे अनुच्छेद 21 में जो विधि शब्द लिखा है, उस विधि की जो व्याख्या एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत विधि के रूप में होनी चाहिए, उन मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। और चूंकि यह विधि ऐसी नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 19 के मुताबिक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, 14 के मुताबिक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और 21 के मुताबिक भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दिस वाज द आर्गुमेंट इन AK गोपालन। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, 19 तो स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए है और 21 में जो विधि शब्द का अर्थ है वो सिर्फ इनेक्टेड लॉ ये है। वहां विधि उत्तर न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत विधि, ये अभिप्रेत नहीं है विधि शब्द से। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया कि अगर कोई विधि है जो उस ढंग से बनी है, जो ढंग कानून बनाने का संविधान में वर्णित है, तो उसे विधि माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि इस विधि में विधि के अंतर्निहित गुण नहीं है इसलिए इसे विधि नहीं कहा जा सकता। ये ठीक वैसी बात है जैसे आप ये कहें कि आतंकवादी आदमी नहीं है क्योंकि वो आदमियत के गुणों से हीन है, और कोई डॉक्टर ये कहे कि चूंकि ये आदमी जैसा दिखता है इसलिए आदमी है। आदमी की जो मिनिमम परिभाषा है वो ये है कि आदमी जैसा जो दिखे वो आदमी है, और उसकी जो मैक्सिमम परिभाषा है वो ये कि उसमें आदमियत के गुण होने चाहिए। तो AK गोपालन के वकील ये कह रहे हैं कि ना, अनुच्छेद 21 में जो विधि शब्द है, इस विधि का अर्थ है मैक्सिमम विधि, अर्थात वो निष्पक्ष होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। और कोर्ट कह रहा है गलत ना, यहां पर विधि का मिनिमम अर्थ है कि वो बस सिर्फ उस तरीके से बनी हो जिस तरीके से कानून बनता है, बस ये माना जाएगा कि विधि है, और ऐसी विधि यह है, और इसी के नाते आपको कारागार में रखा गया। इसलिए अनुच्छेद 21 का वायलेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 21 सिर्फ इतना ही तो कहता कि विधि की प्रक्रिया से किसी की दैहिक स्वतंत्रता का वंचन किया जा सकता है, विधि है। आपका कहना यह विधि नहीं है क्योंकि इसमें विधि के गुण नहीं है। हमारा कहना कि ना, यह विधि है क्योंकि यह उस तरीके से अधिनियमित है जिस तरीके से विधि का अधिनियमन होना चाहिए, इसलिए विधि है, और इसके मुताबिक आपको जेल में रखा, इसलिए अनुच्छेद 21 का वायलेशन है ही नहीं। और जहां तक आप अनुच्छेद 19 का सवाल उठाते हैं कि चूंकि हमें आपने कारागार में रख दिया इसलिए मेरा वो अधिकार जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने का, वो भी समाप्त हुआ है, इसलिए इस कानून को अनुच्छेद 19 उसमें जो प्रतिबंध लगाने के शीर्षक है उनको भी संतुष्ट करना चाहिए। तो आपका यह तर्क इसलिए नहीं मान्य हो सकता क्योंकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्र व्यक्तियों को उपलब्ध है और आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर किसी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने से रोका जाए तो डेफिनेटली अनुच्छेद 19 वायलेट होता है, और तब उस कानून को अनुच्छेद 19 में वर्णित जो प्रतिबंध के शीर्षक है उन्हें संतुष्ट करना होगा। जैसे महामारी अधिनियम के दिनों का उदाहरण हमने दिया, तब उसकी स्वतंत्रता को इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, तभी वंचित किया जाए। तो चूंकि आप स्वतंत्र हैं ही नहीं तो आपसे इस बात का कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो AK गोपालन में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो इस बात का हुआ कि अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं स्वतंत्र नागरिकों को उपलब्ध हैं, अर्थात वे अलग हैं, और उन्हें हटाने के बाद जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं बचती हैं वे प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता इसमें वर्णित है, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव है, ये अलग है, वो कुछ विशेष नागरिकों को प्राप्त है जो स्वतंत्र है। यानी नागरिकों के दो वर्ग हो गए, एक वो जो कारागार में है उन्हें जो कुछ प्राप्त है प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के रूप में, वो 21 में वर्णित स्वतंत्रताएं ये 6 हटाने के बाद वो प्राप्त,
और स्वतंत्र नागरिकों को ये 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त, और विशेषकर वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता के संबंध में विचार कर रहे थे, इसलिए संपूर्ण विचार हो भी नहीं पा रहा था। मेनका गांधी ने इस व्यू को ओवररूल कर दिया और कहा नहीं, जो प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं वो भी शामिल है, और इसके सहित जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हो सकती सब शामिल है। यही स्थिति अनुच्छेद 31 में डिप्राइवेशन शब्द की है। 31 एक अलग है और 31 दो अलग है। अगर यह मान लिया जाए तो स्थिति यह आएगी कि जब व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उन तरीकों से वंचित किया गया जो तरीके 31(2) में वर्णित है, यानी उसकी संपत्ति का कब्जा ले लिया गया या फिर उसकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली गई, तब कानून भी होना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को कंपनसेशन यह भी मिलना चाहिए। दोनों बातें होनी चाहिए। और अगर उसकी संपत्ति को इस प्रकार लिया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी संपत्ति का कब्जा ले लिया गया या उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया गया है अधिग्रहण के माध्यम से। तो वो संपत्ति का वंचन तो है, वो संपत्ति से वंचित किया जाना तो है, किंतु संपत्ति के इस वंचन के लिए कंपनसेशन देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 31(1) अलग है और 31(2) अलग है। 31(1) सिर्फ इतना कहता है कि किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कानून के प्राधिकार के बिना। वहां कंपनसेशन की बात ही नहीं है। इसलिए अगर 31(1) अलग है और 31(2) अलग है, तो अगर व्यक्ति को 31(2) में वर्णित तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी संपत्ति से वंचित किया गया है, तो फिर कंपनसेशन देने की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर तो केवल इतना पर्याप्त है कि कानून के द्वारा उसकी संपत्ति, ठीक है, ली गई है स्टेट के द्वारा। हां, अगर स्टेट ने व्यक्ति को उसकी संपत्ति का कब्जा लेकर या फिर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करके उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया है, तो दोनों बातें होनी चाहिए, कानून भी होना चाहिए और कंपनसेशन ये भी दिया जाना चाहिए। तो शुरुआती दौर में हमने कल भी कहा कि चूंकि तत्काल हम गरीबी से और गुलामी से छूटे थे, और यह कहना तो ठीक भी नहीं है कि गरीबी से छूटे थे, गुलामी से छूटे थे। और गुलामी में चूंकि रहने की आदत व्यक्ति को हो गई थी, इसे गुलामी में रहना उसे ज्यादा खराब नहीं लग रहा था। आप देखें, अनुच्छेद 31 पर चर्चा ठीक उसी समय चल रही है जिस समय A.K. गोपालन पर चर्चा चल रही है। समय वही है, काल वही है, ठीक है, टाइम पीरियड वही है, बिफोर 55। 1951 में A.K. गोपालन डिसाइड हो रहा है, और ये सारी बातें बेला बनर्जी, ठीक है, द्वारका प्रसाद दर्शक शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, इन मुकदमों में उठ रही हैं, और ये सारे मुकदमे बिफोर 55 है, यानी लगभग समय काल एक ही है और डिसाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन भी एक है। डिसाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन अलग नहीं है।
डिसाइड करने वाले जजेस वो भी वही है जो ए के गोपालन डिसाइड कर रहे हैं। और ए के गोपालन में क्या कह रहे हैं? 19 अलग है, 21 अलग है, सारे फंडामेंटल राइट अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक फंडामेंटल राइट को दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता। 19 स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए है, और जो व्यक्ति कारागार में उसके लिए 19 नहीं है। 19 की 6 स्वतंत्रताएं हटाने के बाद जो बचता है वो प्राण की स्वतंत्रता और दही स्वतंत्रता में है, ठीक है ना। क्योंकि ए के गोपालन में जो विवाद का विषय है वो क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है विवाद का विषय। और हम गुलामी में रहने के आदी हो गए हैं, ठीक है ना। हम गुलामी में चूंकि रहने के आदी हो गए, इसलिए हमें गुलामी में रहना खराब नहीं लग रहा। व्यक्ति का स्वातंत्र ये छीना जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए महत्व की बात ही नहीं है। अगर महत्व की बात होती तो वो जो कुछ मेनका गांधी में कहा गया वो ए के गोपालन में ही कह दिया गया होता। क्योंकि तर्क हमने अनुच्छेद 21 आप लोगों से खूब विस्तार से डिस्कस किया है। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा, बिल्कुल बहुत विस्तार से डिस्कस हुआ है। जो तर्क मेनका गांधी में दिए गए सबके सब ए के गोपालन में दिए गए, और एक भी मान्य नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वातंत्र ये सुप्रीम कोर्ट के लिए महत्व का विषय ही नहीं है उस समय। और जहां तक हम सोच पाते हैं, कल भी हम चर्चा कर रहे हैं कि समाजशास्त्रीय विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि विधि समाज से प्रभावित होती है और समाज विधि से प्रभावित होता है। विधि का समाजशास्त्र होता है और समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र होता है। तो ये जजेस जो समाज का हिस्सा है, उनके, ठीक है, द्वारा दी गई विधि समाज से किस प्रकार प्रभावित होती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। गुलामी में रहना में खराब नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तत्काल छूटे थे। आप जिन परिस्थितियों में रहने के आदी हो जाते हैं, आपको वही परिस्थितियां अच्छी लगती हैं, या वो परिस्थितियां कम से कम बुरी तो नहीं लगती। अच्छी भले ही ना लगे, लेकिन बुरी तो नहीं लगती। क्योंकि कहते ना, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कहते नाली कीड़ा नाली में ही खुश रहता है, तो बाहर निकाल के रखो उसे अच्छा नहीं लगता। तो ए के गोपालन इसमें व्यक्तिगत स्वातंत्र ये विवाद का विषय। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख देखिए, क्या कहता है? सारे फंडामेंटल राइट अलग हैं, और अगर इसी तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो इसका मतलब अनुच्छेद 19(1) में जो पहली स्वतंत्रता है वो दूसरी से भिन्न है, दूसरी तीसरी से भिन्न है, तीसरी चौथी से भिन्न है, चौथी पांचवी से भिन्न है, पांचवी छठी से भिन्न है, और उस समय तो सातवीं भी थी भाई। अनुच्छेद 19(1)(f) ये भी तो था उस समय, तो छठी सातवीं से भिन्न है। अगर इसी तर्क को आगे बढ़ा दिया जाए, और उसी समय अनुच्छेद 31 पर चर्चा चल रही है। अनुच्छेद 31 में जो विवाद का विषय है संपत्ति और कंपनसेशन, क्या लग रहा है उस समय सारे देश को कि मानो स्वतंत्रता की लड़ाई स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि पूरे देश को ऐसा लग रहा है। हम ये नहीं कह रहे ये ऐसा है, इस पढ़े लिखे वर्ग को ऐसा लग रहा है कि मानव स्वतंत्रता की लड़ाई स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ी गई, बल्कि इसलिए लड़ी गई क्योंकि गुलामी के दौर में भारत की जनता की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं लग रहा था तो फिर स्थिति यह होनी चाहिए ए के गोपालन में कि व्यक्तिगत स्वातंत्र को महत्व मिलना चाहिए, और वो जो कुछ मेनका गांधी में स्वीकार हुआ वो सब कुछ ए के गोपालन में स्वीकार हो जाना चाहिए, जबकि नहीं हुआ। नहीं हुआ। हर कोशिश की गई कि सरकार के हाथों को मजबूत किया जाए, और व्यक्तिगत स्वातंत्र इसका कोई महत्व सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित नहीं किया। और दूसरी ओर आइए, अनुच्छेद 31 अगर, और सेम कालखंड है, सेम कालखंड है, और वही जजेस है, वही इंस्टीट्यूशन है, और उसके समक्ष तर्क रखा गया
कि अनुच्छेद 31(1) अलग है और अनुच्छेद 31(2) अलग है। तो ये तो बात ए के गोपालन के अनुरूप है। भाई ए के गोपालन में जो आप तर्क दे रहे हो कि सारे फंडामेंटल राइट अलग अलग हैं, तो ये बात तो इस बात के अनुरूप है ना कि 31(1) अलग है, 31(2) अलग है। और अगर 31(1) इसमें जो कहा गया है उसके मुताबिक व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया है और संपत्ति के उस वंचन का 31(2) में वर्णित तरीकों से कोई संबंध नहीं है, तो कंपनसेशन का पेमेंट नहीं होना चाहिए। यही तो कहा जा रहा। भाई 31(1) कहता है कि इफ यू वांट टू डिप्राइव एनीबॉडी फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी देन यू कैन डू दैट ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यहां कंपनसेशन तो है नहीं, कंपनसेशन की कोई बात ही नहीं की गई है। कंपनसेशन की बात तो 31(2) में हुई कि इफ यू वांट टू टेक द पोजेशन ऑफ एनी पर्सनल प्रॉपर्टी और इफ यू वांट टू एक्वायर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एनीबॉडी then you can do that on the payment of compensation only, otherwise you can't do that। ठीक है ना। तो कंपनसेशन की बात तो 31(2) में है, 31(1) में कंपनसेशन की बात है ही नहीं। और कल आपसे हमने कहा था कि डिप्राइवेशन संपत्ति से कब्जा ले लेने और अधिग्रहण कर लेने के अलावा भी ठीक है हो सकता है। ठीक है ना। डिप्राइवेशन के अनेकों तरीके हैं क्योंकि संपत्ति अनेकों तरीके की है। क्योंकि संपत्ति का मतलब क्या हुआ, वो सब्जेक्ट मैटर, वे अधिकार जिन्हें सब्जेक्ट मैटर पर संपत्ति के रूप में प्रयुक्त होना है, दोनों। ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी की वो परिभाषा ली जाएगी जो 19(1)(f) में दी गई, एम पाठक आदि में स्वीकार हुई। तो संपत्ति 31(2) में वर्णित तरीकों के अलावा भी ठीक है व्यक्ति से ली जा सकती है। अगर आप पिछले दोनों वीडियो ध्यान में रखेंगे तो आपको ये खूब ध्यान में आ जाएगा कि संपत्ति ये व्यक्ति से इन दो तरीकों के अलावा जो 31(2) में वर्णित हैं उनके अलावा भी ली जा सकती है। हमने आपसे कहा था कि संपत्ति तो उपभोग का अधिकार भी है। हमने आपकी संपत्ति आपके पास रहने दी, उपभोग का अधिकार आपसे ले लिया और उपभोग का अधिकार भी 24 घंटे के लिए नहीं लिया, प्रतिदिन 3 घंटे के लिए ले लिया, तो भी तो आपको संपत्ति से डिप्राइव किया गया है। लेकिन ये डिप्राइवेशन उस तरीके का नहीं है जो 31(2) में वर्णित है, टेकिंग द पोजेशन ऑफ एंड एक्वायर। ये तरीका नहीं है। हमने परमानेंटली आपकी संपत्ति का कब्जा नहीं लिया, बहुत टेम्परेरीली आपकी संपत्ति का कब्जा लिया। तो टेकन पोजेशन ये शब्द इसके लिए नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर यह माना जाए कि 31(1) अलग है और 31(2) अलग है, तो अगर हमने संपत्ति का डिप्राइवेशन इस ढंग से किया है जो 31(2) में आता ही नहीं है, तो कंपनसेशन देने की हमें कोई जरूरत आपको है नहीं। तो हमें कंपनसेशन नहीं देना चाहिए ना आपको, क्योंकि 31(1) के मुताबिक हमने डिप्राइव तो आपको किया, लेकिन 31(1) में कंपनसेशन देने की बात ही कहां है, वो तो 31(2) में है। तब तो हम सिर्फ कानून बनाएं और आपसे वो संपत्ति ले लें। अगर 31(1) और 31(2) अलग अलग हैं तो, और अगर 31(1) ये सामान्य स्थिति का वर्णन करती है कि जब कभी आप किसी को संपत्ति से डिप्राइव करना चाहते हैं तो आपको कानून के माध्यम से ही यह काम करना होगा, और साथ ही साथ अगर आपने संपत्ति का कब्जा लिया है या अधिग्रहित की है संपत्ति, ठीक है, तो अगर संपत्ति का एक और अर्थान्वयन हो सकता है
वो ये कि अगर संपत्ति 19(1) में जो डिसाइड की गई वो है, ठीक है ना, तो उसका चाहे टेम्परेरी और चाहे स्थायी रूप से कब्जा आपने लिया है, ठीक है ना, और चाहे उसे संपूर्ण रूप से अधिग्रहित कर लिया, कुछ भी किया है आपने संपत्ति के साथ, तो आपको न सिर्फ कानून के माध्यम से वो करना पड़ेगा बल्कि कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक अर्थान्वयन ये भी हो सकता है, लेकिन ये अर्थान्वयन तब होगा जब हम ये माने कि 31(1) और 31(2) अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। ये तब माना जा सकता है कि 31(1) और 31(2) अलग अलग नहीं है। अगर हम ये मान लेंगे कि 31(1) अलग है और 31(2) अलग है, तो जब हम परमानेंटली पोजीशन लेंगे या एक्वायर करेंगे तभी कंपनसेशन की जरूरत होगी, अदरवाइज केवल कानून बनाकर संपत्ति का अधिग्रहण ठीक होगा। अब इन दो विचारों में से एक को चुनना है, ठीक है। अगर यह चुन लिया जाए कि 31(1) अलग है, 31(2) अलग है, अगर यह चुन लिया जाए तो कंपनसेशन गवर्नमेंट को कब देना है, जबकि वो परमानेंटली कब्जा ले या अधिग्रहण कर ले तब देना है। अगर परमानेंट कब्जा नहीं ले रहे हैं संपत्ति का या परमानेंट अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे कंपनसेशन नहीं देना, तब केवल कानून बनाकर 31(1) के मुताबिक वो कर सकती है, ठीक है। ये स्थिति निकल आई। और एके गोपालन में क्या करें, हर फंडामेंटल राइट अलग अलग है, ठीक है ना, तो उन्हें कायदे में सुप्रीम कोर्ट को यहां क्या कहना चाहिए कि गवर्नमेंट की बात ठीक है, 31(1) अलग है, 31(2) अलग है। अब यह कहना चाहिए, कायदा तो यह कहता है, क्योंकि वहां तुम यही कह रहे हो, यहां भी यही कहो। और अगर ये कहेंगे तो व्यक्ति की संपत्ति केवल उसी दशा में कंपनसेशन देकर ली जा सकेगी जबकि परमानेंट टेकन पोजीशन या परमानेंट अधिग्रहण हुआ हो, अदरवाइज कंपनसेशन की जरूरत नहीं बचेगी। लेकिन चूंकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट लोग बैठे हुए हैं उनकी मान्यता ही है कि स्वतंत्रता की लड़ाई शायद गरीबी की वजह से लड़ी गई, शायद अंग्रेजों ने हमें बड़ा प्रॉस्परस किया होता तो हमने स्वतंत्रता की मांग ही न की होती, ठीक है ना। उनकी मान्यता संभवतः ये रही होगी, उनकी मान्यता क्या रही होगी ये तो भगवान जानते हैं और स्वयं वो जानते हैं, लेकिन कृत्यों से, कार्यों से व्यक्ति की मान्यताएं स्पष्ट होती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का काम दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि तत्कालीन जजों की मान्यता क्या रही होगी। संभवतः तत्कालीन जजों की मान्यता यही रही होगी कि स्वतंत्रता की लड़ाई स्वतंत्रता की मांग के लिए नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से लड़ी गई। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट आपका अनुच्छेद 31 के सवाल पर एके गोपालन के व्यू से अलग हटकर यह कैसे कह रहा है कि नहीं, गलत। 31(1) और 31(2) पूरा मिलकर अनुच्छेद 31 बनता है। व्यू उलट गया, वहां कह रहे हैं नहीं, अनुच्छेद 19 अलग, 21 अलग। 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता है उसमें अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं शामिल नहीं, और यहां क्या कह रहे हैं, नहीं, गलत। 31 बनेगा ही तब जब 31(1) और 31(2) दोनों शामिल हो जाए। तो यही बात वहां भी कहो ना, यही बात वहां भी कहो कि स्वतंत्रता इसका मतलब ही है दैहिक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सब यही वहां भी कहो ना। वहां नहीं कह रहे हो ये, और काल वही है, जजेस वही हैं, हर कोई वही है, लेकिन नहीं कह रहे हो। और यहां क्या कह रहे हो, यहां जो कह रहे हो वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंशा पर सवाल है। मंशा पर जो 31 पर कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन यही मंशा 21 में प्रदर्शित क्यों नहीं हो रही? वहां क्यों नहीं मान रहे हो कि दैहिक स्वतंत्रता में सब कुछ शामिल है, जो स्वतंत्रता शब्द में सब कुछ शामिल है, वहां क्यों नहीं मान रहे?
यहां कह रहे हो, ये बात बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 31 का मतलब क्या हुआ, 31(1), 31(2), या अनुच्छेद 31 में जो कुछ लिखा है वो सब अनुच्छेद 31 का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 31 को खंडों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर यह मान लिया जाए तो व्यक्ति को संपत्ति से किसी भी ढंग से वंचित किया जाए, किसी भी ढंग से, तो दोनों आवश्यकताएं सरकार को पूरी करनी होंगी, कानून और कंपनसेशन, दोनों आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। क्योंकि 31 का निर्माण 31(1) और 31(2) दोनों से मिलकर होगा, तो 31(1) की आवश्यकता भी पूरी करनी होगी और 31(2) की आवश्यकता भी पूरी करनी होगी। और अगर 31 में वर्णित दोनों आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी तो अगला सवाल उठ जाएगा कि 31(2) कहता है कि ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन आप कब्जा ले सकते हैं या फिर अधिग्रहण कर सकते हैं। कंपनसेशन से पहले जस्ट, इक्विवेलेंट, रीजनेबल, ये कोई एडजेक्टिव नहीं लगा है, केवल कंपनसेशन शब्द लिखा है। तो फिर कंपनसेशन कितना, हाउ मच, ये सवाल उठ खड़ा होगा। तो जो पहली बात दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड में, वो ये दिखाई दी कि 31 में उन्होंने कहा कि नहीं, 31(1) और 31(2) दोनों मिलकर 31 का निर्माण करते हैं। इसलिए इफ यू आर गोइंग टू टेक द पोजेशन ऑफ इन एनी मैनर, अगर आप किसी भी ढंग से कब्जा ले रहे हैं, अगर आप किसी भी ढंग से किसी को संपत्ति से वंचित कर रहे हैं, तो फिर आपको दोनों आवश्यकताएं पूरी करनी होगी, एक कानून का निर्माण और दूसरा कंपनसेशन का भुगतान। दोनों आवश्यकताएं आपको पूरी करनी होंगी। तो इसमें से क्या प्रदर्शित हो रहा है, इसमें से यह प्रदर्शित हो रहा है कि तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के लिए संपत्ति महत्वपूर्ण है, संपत्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत स्वातंत्र महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये मान रहा है कि संपत्ति अगर व्यक्ति से ली गई तो वो किसी भी ढंग से ली जाए, किसी भी ढंग से ली जाए, ठीक है ना, चाहे उन दो तरीकों से ली जाए, 31(2) के तरीकों से, और चाहे उनसे अन्यथा ली जाए, उसे कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। और कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, इस पर जब अभी हम लोग बात करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पहला व्यू यह है कि कंपनसेशन जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट प्रॉपर्टी होना चाहिए जो ली गई है, यानी उसकी कीमत मिलनी चाहिए। इसका मतलब प्रॉपर्टी आपके दृष्टि में महत्वपूर्ण है, और यही वो कारण बनेगा जिसके कारण तुरंत फोर्थ संशोधन 1951 में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। 1951 में एक गोपालन डिसाइड हुआ और 1955 में फोर्थ अमेंडमेंट हो गया, चौथा संविधान संशोधन हो गया, जिससे तुरंत 31 को अमेंड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अमेंडमेंट से भी काम नहीं चलेगा, फिर ये अपनी तकनीक चलाएंगे, और उस सारी तकनीक से आपको एक बात दिखाई देगी कि सुप्रीम कोर्ट, तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण था, संपत्ति, स्वतंत्रता नहीं है। जब 75 में आपातकाल आ गया, हम यही कहते हैं विधि का समाजशास्त्र, कैसे कैसे विधि समाज से प्रभावित होती है। जब 75 में आपातकाल आया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी बुरी तरह क्रश की गई तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, आप तो थे ही नहीं उस समय, हम भी जस्ट 2-3 साल 4 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो जब बुरी तरह उसे क्रश किया गया, ठीक है, हाँ, ऐसे कई लोग मेरे मित्र हैं जिन्होंने आपातकाल स्वयं देखा है और उसे भोगा है, तो इसीलिए हमें कांग्रेस इससे बेहद चिढ़ है, बहुत नफरत सी है, क्योंकि वो आपातकाल जिन्होंने भोगा है, ऐसे कई लोग हमारे मित्र हैं। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुरी तरह क्रश हुई और यह दिखाई दिया कि नहीं, व्यक्तिगत स्वातंत्र बहुत महत्व की चीज है, तब 1978 में मेनका गांधी डिसाइड हो गई, और वो सारी चीजें जो एक गोपालन में व्यक्तिगत स्वातंत्र के विषय पर
मान्य नहीं हुई थी, वो सारी की सारी मान्य हो गई। और आज की डेट पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके लिए नेपाल में विद्रोह हो गया। भाई वहां व्यक्तिगत स्वातंत्र का ही प्रश्न तो मूल था कि सब यूट्यूब नहीं चलाने दे रहे और सोशल साइट्स नहीं चलाने दे रहे, यही प्रश्न तो उठा। लेकिन उस दौर में, ठीक है, व्यक्तिगत स्वातंत्र महत्व का विषय नहीं है, संपत्ति महत्व का विषय। सुप्रीम कोर्ट संपत्ति को बचाने के लिए तो हर संभव जतन कर रहा है, लेकिन स्वतंत्रता ये उसके लिए महत्व का विषय ही नहीं। वो स्वतंत्रता महत्व का विषय कब बनी? 1978 फोर्थ अमेंडमेंट 1955 में ही हो गया। और 31वां संविधान संशोधन, वो सॉरी 31वां जो अनुच्छेद 31 था, उसको तुरंत डाइल्यूट किया कोर्ट ने, वो सॉरी संसद ने। क्यों? इसलिए क्योंकि कोर्ट ने एक रुख अपना लिया कि 31 मतलब 31(1) और 31(2) दोनों। इसलिए आप संपत्ति किसी भी ढंग से किसी की ले रहा, और संपत्ति मीनिंग देयर बाय वो विषय वस्तु जिस पर अधिकारों का प्रयोग हो रहा है, वे अधिकार जिन्हें संपत्ति समझा गया है, उनमें से कुछ भी अगर आप ले रहे हो, चाहे स्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से, क्योंकि दोनों टेकन पोजीशन इस शब्द में आ जाएंगे, ठीक है ना। या आप अधिग्रहित कर रहे हो परमानेंटली, यानी स्वामित्व भी खुद में निहित किए ले रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, संपत्ति के साथ आप कुछ भी कर रहे हो। तो चूंकि 31(1) 31(2) मिलकर ही 31 बनेगा, इसलिए 31(1) की आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए और 31(2) की आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए। तभी यह कहा जा सकता है कि आपने फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कानून बनाकर किसी की संपत्ति ली है। अदरवाइज अनुच्छेद 13 के मुताबिक आपका जो लैंड एक्विजिशन के संबंध में लॉ है या संपत्ति का कब्जा लेने के संबंध में लॉ है, वो शून्य हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड है, ठीक है ना। बिफोर 1955 1955 से पूर्व, अब इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार को जमीन तो चाहिए, और सरकार के सामने सबसे मुख्य समस्या जो थी, जमीन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ये थोड़ा गौड़ प्रश्न था। सरकार को जमीन काहे के लिए चाहिए होती? फैक्ट्री लगाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए। तो रेल लाइन तो अभी भी भारतवर्ष के बहुत सारे हिस्सों में पड़ी ही नहीं, फैक्ट्रीज भी। आप जरा पीछे चले जाओ, 2014 और, ठीक है, इससे पीछे जाओ, मनमोहन सिंह के शासन से जरा पीछे जाओ, 2000 से पहले चले जाओ, तो कितनी फैक्ट्रियां लगी, ठीक है, और जितनी लगी वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ने कितनी लगाई, ठीक है। तो एक्टरी फैक्ट्री इसका तो कोई सवाल बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन तत्कालीन समय में दिक्कत क्या थी कि लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व, उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया था कि हम जब सरकार में आएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जमींदारी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, जमींदारी खत्म करेंगे, यानी एग्रेरियन रिफॉर्म, कृषि संबंधी सुधार, इनके लिए काम करना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस ने वो लाहौर अधिवेशन में वायदा कर रखा था। और स्वतंत्रता से पूर्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम के मुताबिक प्रदेशों में चुनाव हुए थे, और जो पहले लैंड लॉज बने वो स्वतंत्रता के पूर्व ही बन चुके थे, ठीक है ना। लेकिन वे उतने प्रभावी लैंड लॉज नहीं थे जो स्वतंत्रता के बाद बनने वाले थे। अब 1951 आप यूपी का लैंड लॉ उठाएंगे तो वो भी 1951 में लागू हुआ है, ठीक है ना। और 1951 ही एक गोपालन है, और 1955 से पूर्व ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप टोटल सिनेरियो देखें तो सबसे प्रमुख समस्या जो आ रही थी सरकार के सामने वो कि हम अपना वायदा कैसे पूरा करें, हम जमींदारी कैसे खत्म करें, क्योंकि जमींदारी जैसे उन्हें खत्म करनी चाहिए, ठीक है ना। जमींदारी जैसे ही खत्म करनी चाहिए तो कानून से खत्म करेंगे आप,
ठीक है। और कानून बनाकर जैसे ही जमींदारी ली, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहना शुरू किया कि नहीं, 31 तो इंटैक्ट है, उसमें 31(1) और 31(2) दोनों शामिल है। आप कानून बनाकर जमींदारी तो ले सकते हैं, बट ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, और कंपनसेशन कितना, यह सवाल है। तो प्राइमरी व्यू सुप्रीम कोर्ट का क्या आया कि आप उतना देंगे जितनी जमीन आप ले रहे हो, और उतनी जमीन दे पाना तत्कालीन सरकार के बूते की बात ही नहीं है, क्योंकि आज जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा है, आज गवर्नमेंट की इनकम बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें उतनी इनकम ही नहीं, क्या करें। और प्रत्येक कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, ठीक है ना। अब ये स्थिति उभर रही है। अब इसमें एक चीज दिखाई दे रही कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वातंत्र के विषय पर तो बहुत मुखर नहीं है, वहां तो सरकार के साथ है, AK गोपालन को बंद कर रखा है, सरकार चाहती है बंद रहे, ठीक है, सरकारी ने तो बंद किया, और आपने जो अर्थान्वयन दिया उसके मुताबिक सरकार का पक्ष मजबूत हो रहा है, ठीक है ना। AK गोपालन छूटे नहीं ना, AK गोपालन के सारे तर्क अमान्य हो गए, तो वहां तो आप सरकार के साथ हैं और यहां सरकार के विरोध में। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, क्योंकि आप गुलामी का युग जीकर आए हैं, इससे गुलामी में रहने की आपको आदत है, और आपको यह लगता है कि शायद स्वतंत्रता का संघर्ष सिर्फ आर्थिक मजबूती के लिए लड़ा गया, इसलिए आप संपत्ति की रक्षा के लिए ज्यादा प्रयत्नशील हैं। वहां आप ये कह रहे हैं कि 31 का मतलब 31(1) और 31(2) दोनों, और व्यक्तिगत स्वातंत्र के प्रश्न पर आप कह रहे हैं कि नहीं, दैहिक स्वतंत्रता में 6 स्वतंत्रताएं शामिल नहीं। एक कारण इसका यह हो सकता है। दूसरा कारण भी हो सकता है, और वो ये कि पहले से लेकर आज तक उच्चतम न्यायालय पर कुछ बड़े आदमियों का ही कब्जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं इससे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीमा में आ सकता है, लेकिन ठीक है, आज भी तो सिर्फ 500 परिवारों का कब्जा है। आज भी आप किसी भी जस्टिस का उठा लो, किसी भी जस्टिस का उठा लो, तो 90%, 10% की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 90% देश के बहुत बड़े परिवारों से, देश के बहुत जबरदस्त राजनीतिक परिवारों से वो आए हुए दिखाई देंगे आपको। तो 1955 में भी संपत्ति किसके पास थी? मेरे में संपत्ति किसके पास थी तो तुम्हारे ही पास, ठीक है ना। अब तुम्हारी जा रही थी, तो उस संपत्ति को बचाओ कैसे? अब जाएगी तो आई, ठीक है ना। तो कंपनसेशन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जितनी हम बेचे तो पैसे मिल जाएंगे, यानी लगभग हमारी आर्थिक स्थिति वैसी ही रहे। यह प्रश्न यह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और यह क्या है? विधि का समाज से प्रभावित होना, ठीक है ना। विधि समाज को बदलती है, समाज से विधि प्रभावित होती है। दोनों कारण हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक हो एक न हो, और दोनों एक साथ हो यह भी हो सकता है। इसके सिवा कोई तीसरा कारण हमें नजर नहीं आता, क्योंकि वही काल है, वही इंस्टीट्यूशन है, वही लोग हैं। संपत्ति के प्रश्न पर सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं, ठीक है ना। सरकार चाहती है कि 31(1) अलग और 31(2) अलग इस रूप में पढ़ा जाए, ताकि जब हम 31(2) इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण करें तो हमें कंपनसेशन देना पड़े, अदरवाइज कंपनसेशन न देना पड़े। और कंपनसेशन कितना देना पड़े यह अगला सवाल है, इस पर बात करेंगे। और आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, संपत्ति किसी भी ढंग से अगर संपत्ति के धारक से निकले तो कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना पड़े, आपकी कोशिश ये है। और जो व्यक्तिगत स्वातंत्र का सवाल है AK गोपालन में,
तो आप बिल्कुल डिफरेंट फूटिंग पर दिखाई दे रहे हैं। वहां आप सरकार के पक्ष में खड़े हैं, वहां आप AK गोपालन के विरोध में हैं, और आपका स्टैंड ठीक है ये आप खुद नहीं मानते, क्योंकि 1978 में वही सारी बातें जो 1951 में आपको गलत लग रही थी 1978 में ठीक लगनी शुरू हो गई। ठीक वही बातें, कुछ बदला नहीं। तो फिर माने क्या हम, क्या मान लें? यही तो माना जा सकता है। या तो आपको वहां गुलामी में जीने की आदत थी, इसलिए व्यक्तिगत स्वातंत्र का मतलब आपको नहीं मालूम था। 1975 में जब व्यक्तिगत स्वातंत्र की कीमत आपको ध्यान में आ गई, तो 1978 में आपके सुर बदल गए। या तो यह मान लिया जाए, ठीक है, और या यह मान लिया जाए कि वहां आप अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आप भी बड़े लोगों, बड़े घरानों से आ रहे थे, इसलिए आप व्यक्तिगत स्वातंत्र उसे महत्व ही नहीं दे रहे थे। संपत्ति के प्रश्न पर अपना अलग व्यू आप ये रख रहे थे। लेकिन 1975 आते आते आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई तानाशाही की मानसिकता का व्यक्ति कार्यपालिका का प्रमुख यानी सरकार का प्रमुख हो गया, तो तुम कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी पैसे वाले हो, 2 मिनट में जेल में नजर आओगे, और छूटने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है छूट भी ना पाओ, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव हुआ था और क्या प्रभाव अब होगा। हम लोग देखेंगे, जब 32 पढ़ना शुरू करेंगे तो बात होगी उस पर। तो 1978 आते आते आपके सुर बदल गए और आप वो सारी चीजें मानना शुरू कर दिए जो आप वहां नहीं मान रहे थे। तो खैर, शुरुआत में 1955 की बात है। 1955 में नहीं, बल्कि 1955 से पूर्व जब सवाल उठा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला व्यू जो शो किया वो ये कि 31(1) और 31(2) दोनों मिलकर 31 का निर्माण करते हैं। और चूंकि 31(1) कानून की आवश्यकता संपत्ति के अधिग्रहण के लिए या संपत्ति को किसी भी ढंग से राज्य के द्वारा लिए जाने के लिए, ठीक है, अधिनियमित करता है। इसलिए अगर आपको संपत्ति लेना है तो कानून भी होना चाहिए और कंपनसेशन भी भुगतान आपको करना चाहिए। अदरवाइज आपका कानून जो संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आपने बनाया है, संपत्ति को लेने के लिए बनाया, वो तेरे के मुताबिक शून्य है। ये बात आ गई, ठीक है, पहली बात। अब जब ये बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट को आगे भी बात करनी है कि जब आप ये करो कि कंपनसेशन का भुगतान करके ही आप वो संपत्ति ले सकते, तो कंपनसेशन जो 1955 से पहले अनुच्छेद 31 है, उसमें कंपनसेशन से पहले जस्ट, इक्विवेलेंट, रीजनेबल ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं है। अब फिर दो अर्थ हो सकते हैं कि कंपनसेशन का भुगतान करना है। कंपनसेशन कितना भुगतान करना है यह सवाल ही नहीं है, हम चाहे जितना भुगतान कर दें, क्योंकि कीमत का भुगतान करना यह नहीं लिखा है। ऑन द पेमेंट ऑफ कास्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी यह नहीं लिखा है, कंपनसेशन लिखा है, ठीक है। तो कंपनसेशन कीमत के बराबर यह भी हो सकता है और उससे कम यह भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो कितना कंपनसेशन दिया जाए यह भी सवाल उठ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस बिंदु पर संपत्ति के पक्ष में अपना रुख शो किया कि 31(1) और 2 से मिलकर बन रहा है, बल्कि कंपनसेशन के प्रश्न पर भी संपत्ति के पक्ष में अपने रुख का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हालांकि वो बात ठीक है, ऐसा ही बोलना भी चाहिए, लेकिन फिर सब जगह ये बोलना चाहिए ना, एक इशू पर कुछ बोलो, एक इशू पर कुछ बोलो, ये नहीं होना चाहिए ना, कि भले ही कंपनसेशन से पहले जस्ट, रीजनेबल, इक्विवेलेंट ये शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी कंपनसेशन का मतलब कम से कम जो लिया जा रहा है उसके बराबर यही लिया जा सकता है।
आदमी का मतलब आदमी होता है, आदमी का मतलब दुष्ट आदमी नहीं होता, ठीक है ना। और आदमी अच्छा आदमी होता ही नहीं है, क्योंकि आदमी अच्छाई से अलग हो ही नहीं सकता। आप अच्छाई किसे मानते हो? सच बोलने को, जीवों पर दया करने को, ईमानदारी से जीने को। ये आदमी के गुण हैं, अच्छे आदमी के नहीं। आदमी अच्छाई से अलग हटकर हो ही नहीं सकता। अगर वो अच्छाई से अलग हटा हुआ है तो वो आदमी से नीचे है, वो बुरा आदमी है। आदमी ये कभी भी अच्छाई से अलग हो ही नहीं सकता। ऐसे कंपनसेशन, ये मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए जितना आप ले रहे हो, ठीक है। हमें आपके अमुक चीज की जरूरत है, और वो अमुक चीज की जरूरत हमें अपने लिए नहीं है, हमें समाज के लोगों के लिए जरूरत है, और आप देने को राजी नहीं। तो आपसे पहले ही, हमने सबसे पहले जब संपत्ति का अधिकार शुरू किया था तो एमिनेंट डोमेन की चर्चा की थी और कहा था राज्य में यह अंतर्निहित माना गया है, यह उसका प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार माना गया है राज्य का, कि वो सार्वजनिक भलाई के लिए स्वामी की सहमति के बिना भी उसकी संपत्ति प्रतिकर के भुगतान की शर्तों पर ले सकता है। यह प्रसिद्ध क्षेत्राधिकार है और इसको हर जगह मान्यता मिली है, यहां भी है। तो ठीक है, हमें आपकी संपत्ति चाहिए तो हम ले लें, लेकिन कम से कम इतना तो हम आपको दें, उसके बदले जितनी संपत्ति हमने आपसे ली है, और वो जो हम देंगे वो हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो देंगे तो हम टैक्स से, और टैक्स उन्हीं लोगों ने दिया है जिनके भले के लिए हम संपत्ति आपसे ले रहे हैं। तो कायदा यही कहता है कि आपकी संपत्ति चूंकि उन सबके भले के लिए ली गई तो उतना कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए। कोर्ट ने यही स्टैंड अपनाया शुरुआती दौर में, बिफोर 1955। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, कंपनसेशन से पहले ना जस्ट शब्द है, ना रीजनेबल शब्द है, कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। लेकिन कंपनसेशन कितना होना चाहिए? डेफिनेटली उतना होना चाहिए जितनी संपत्ति व्यक्ति से ली गई है, जितनी व्यक्ति से संपत्ति अधिग्रहित की गई, उतना यह कंपनसेशन होना चाहिए, ये कहा। अब जब ये कहा तो तत्कालीन समय में जो सरकार थी, और ये दो मुकदमे मुख्यतः आए, एक कौन था? शोलापुर, द्वारका प्रसाद वर्सेस शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, यह मुकदमा आया। इसमें आपने देखा था कंपनी का मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट ये ले लिया था किसने? सरकार ने। क्यों? क्योंकि कंपनी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है, एक सिक यूनिट थी, इसलिए उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। और संपत्ति की व्याख्या जो अनुच्छेद 19 में हुई वही स्वीकार होगी, ठीक है ना। और संपत्ति की व्याख्या जो अनुच्छेद 19 में हुई वो क्या व्याख्या है? कि संपत्ति से संबंधित जितने अधिकार होते हैं वे भी संपत्ति कहलाते हैं, ठीक है ना। और संपत्ति से उत्पन्न होने वाले जितने लाभ होते हैं वे भी संपत्ति कहलाते हैं, ठीक है ना। स्वामित्व तो आपकी संपत्ति है, और स्वामित्व तो दिखता नहीं है, वो अधिकार है सिर्फ, ठीक है ना। जब आप मकान किराए पर देते हो तो किराया जो आता है वो संपत्ति से उत्पन्न होने वाला लाभ है, रुपए दिखाई देते हैं, किराया नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। ये भी संपत्ति है। तो संपत्ति के अंतर्गत अधिकार भी आते हैं, लाभ भी आते हैं, और वह विषय वस्तु वो भी आती है जिस पर अधिकारों का प्रयोग होता है। तो जब आप मैनेजमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, कंपनी का अपने हाथों में, तो सांपत्तिक अधिकार अपने हाथों में ले रहे हैं,
ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट सांपत्तिक अधिकार, ये मकान मेरा है इसलिए इसका प्रबंध करने का हक मेरे पास है। ठीक है, तो आप क्या ले रहे हैं? संपत्ति ले रहे हैं। और जब आपने मैनेजमेंट ले लिया तो कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स आगे कर रखे हैं लोगों से, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक माल की आपूर्ति और कीमत की वसूली ये भी आप ले रहे हैं, ये भी संपत्ति है। ठीक है, तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्थिति आने लगी। अब कुछ भी करे सरकार, उसे तुरंत कंपनसेशन देना है। और ज्यादा समस्या जो हो रही थी वो भूमि सुधारों के संबंध में हो रही थी। सबसे ज्यादा जो इन सब बातों में तो कम समस्या थी, सबसे ज्यादा दिक्कत थी वो भूमि सुधार को लेकर थी, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में कह चुके थे, ठीक है, कि हम जमींदारों को खत्म करेंगे। और जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो सबसे पहले उसी वादे को पूरा करने का दबाव ये बन रहा है। और जैसे ही आप जमीन लेंगे, 1951 में आपने लेनी शुरू की, वैसे ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ना वो तो कंपनसेशन देने पे ही आप ले सकते, 31/1, 31/2 दोनों एक कंपनसेशन दीजिए, कानून बनाइए। और कानून का मतलब कानून होता है अर्थात वो संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात वो तेरे के विरोध में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तेरे कहता है कि फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कानून। और कानून जब आप बना रहे हैं लैंड लॉ, तो 31 फंडामेंटल राइट है और 31/2 कहता है कंपनसेशन दो। और जब कंपनसेशन देते हैं तो आप कहते हो कि कंपनसेशन इक्विवेलेंट टू दैट प्रॉपर्टी दो विच इज, ठीक है, गोइंग टू बी एक्वायर्ड बाय यू, उसके बराबर दो। ठीक, और तीसरी समस्या कि आप कहते हो दो, इसका मतलब अभी दो। ठीक है, इसका मतलब तो अभी दो। यह भी हो सकता है कि हम आपको बॉन्ड दिए दे रहे हैं और ये बॉन्ड 10 साल बाद आप, ठीक है, कैश करा सकोगे। 10 साल तक कैश नहीं करा सकते। ठीक है, हाँ, 10 साल बाद जब आप कैश कराओगे तो ये जो संपत्ति इसमें है इसकी दुगनी आपको हम देंगे विद इंटरेस्ट, जैसा एनएससी केवीबीपी आदि में होता है। लेकिन 10 साल तो फिर है हमारे पास। अब आप कह रहे हो कंपनसेशन दो, वो भी बराबर का दो और वो भी अभी दो। और जैसे ये कहते हैं तो 1955 में तो सरकार के पास इतने संसाधन है नहीं, तो सबसे ज्यादा जो समस्या आई वो आई एग्रेरियन रिफॉर्म पे। ठीक है ना, सरकार के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइमरी व्यू ले लिया अनुच्छेद 31 के शब्दों का, वो ये था कि 31/1 और 31/2 एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। ये दोनों एक मिलकर अनुच्छेद 31 का निर्माण करते हैं। और अगर आप किसी की संपत्ति लेना चाहते हो तो किसी भी ढंग से संपत्ति लो, क्योंकि 31/1, 31/2 अलग नहीं है, वो एक ही है। तो डिप्राइवेशन तो आप कर ही रहे, तो आप पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ही ऐसा कर पाएंगे आप। ठीक है ना, और कंपनसेशन का मतलब कितना हुआ, भले ही कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ कंपनसेशन से पहले, लेकिन कंपनसेशन का मतलब अपने में यह हुआ कि वो कम से कम उस प्रॉपर्टी की कीमत के बराबर होना चाहिए। और तीसरी और चौथी बात कि आप तत्काल इस कंपनसेशन का भुगतान करोगे, ये रुख 1955 में कोर्ट ने अपना लिया, बिफोर 1955। अब इसके कारण क्या हुआ, सरकार के सामने समस्या आ गई, तो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया। अब उस समय बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आएगा 1973 में। ठीक है, जब केशवानंद भारती डिसाइड होगा। ठीक है ना, जब केशवानंद भारती डिसाइड होगा तब आएगा बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल, अभी नहीं है। अभी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत अनुच्छेद 31 को अमेंड किया
और 31 एक जस का तस रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। और अनुच्छेद 31(2) इसको बदला, क्योंकि समस्या 31(2) दे रहा था, ठीक है। और साथ में 31(2) के बाद 31(2) को स्पष्ट करने के लिए 31(2)(a) ये और जोड़ दिया, ठीक है ना। तो 31(1) उसे ऐसा सच रखा, 31(2) इसे बदल दिया, और 31(2)(a) 31(2) को स्पष्ट करने के लिए और जोड़ दिया, और 31(3) उसे भी ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि कल भी हमने बताया 31(3) में तो सिर्फ इतना ही लिखा था कि अगर कोई राज्य, यानी राज्य की कोई विधायिका अगर संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है और कानून बनाकर कर रही है कंपनसेशन के भुगतान की शर्तों पर, तो राज्य की विधायिका को उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना होगा। वहां तो सिर्फ इतना ही लिखा था, तो 31(3) से कोई ज्यादा मतलब था ही नहीं, 31(3) को वैसे ही रहने दिया। और एग्रेरियन रिफॉर्म ठीक से किया जा सके, और जो बीमार सिक यूनिट्स हैं इंडस्ट्रियल, जो बीमार इंडस्ट्रियल यूनिट यानी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसका मैनेजमेंट आसानी से लिया जा सके, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए चौथे संविधान संशोधन से ही 31(a) और ले आए। 2 को स्पष्ट करने के लिए 2(a), 2 को स्पष्ट करने के लिए 2(a), ठीक है ना। 31(1), 31(2), 31(2)(a), 31(3) ये हो गया 31, ठीक है ना। और एग्रेरियन रिफॉर्म ठीक से किया जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए 31(a) और 31(b) ये और जोड़ दें, ठीक है ना। इतना यानी मेजर अमेंडमेंट आ गया, 4th संशोधन मेजर अमेंडमेंट है, क्योंकि उसने 2 में 2(a) जोड़ दिया, 2 में 2(a) जोड़ दिया, और 31 का एक अपवाद 31(a) और 31(b) में बना दिया। 31(a) जोड़ा, 31(b) जोड़ा, 31(2)(a) जोड़ा, और 2 को भी संशोधित कर दिया, इतना अमेंडमेंट कर दिया। और 31(a) और 31(b) आज भी बना हुआ है। जब कब बना था? 1955 में। संशोधन कब हुआ था? 1955 में। और इसके माध्यम से जो कोर्ट का व्यू था उसे डाइल्यूट करने की कोशिश शुरू हो गई। क्या था 31(2) और 31(2)(a) संशोधन के बाद? तो हमने कहा 4th अमेंडमेंट में 31(1) में तो कुछ नहीं किया, वो तो वैसा ही लिखा रहा। 31(2) में यह कर दिया कि अगर सरकार टेकन पोजेशन शब्द हटा दिया, उसकी जगह लाए कि आवश्यक रूप से कंपल्सरी एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, ठीक है ना। इफ द स्टेट इज गोइंग टू कंपल्सरली एक्वायर और रिक्वायर योर प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक पर्पस, ठीक है ना। अगर सरकार आपकी भूमि को, सरकार यानी स्टेट, राज्य, ठीक है ना, क्योंकि राज्य के सारे काम करेगा तो उसका कार्यकारी अंग यानी सरकार, इसलिए हमने सरकार शब्द का प्रयोग कर लिया, शब्द राज्य है। यदि राज्य आपकी संपत्ति का आवश्यक अधिग्रहण करेगा, ठीक है, या आवश्यक रूप से वो आपकी संपत्ति की मांग करेगा, रिक्विजिशन का आम बोलचाल की भाषा में जो अर्थ आता है वो मांग आता है, ठीक है ना। और वैसे शुद्ध रूप में उसका अर्थ अध्यपेक्षा होता है। राज्य अगर आपकी संपत्ति की आवश्यक तौर पर मांग करेगा या उसका अधिग्रहण करेगा, तो पहली जरूरत, राज्य ऐसा सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कर सकेगा। पहले ये बात लिखी नहीं थी, लेकिन एमिनेंट डोमेन का प्रयोग हमेशा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होता था, इसलिए उसमें समाहित मानी गई थी 31(2) में। पहले पब्लिक पर्पस शब्द का प्रयोग था नहीं, बिफोर 1955, यानी 4th अमेंडमेंट से पहले। अब आ गया कि राज्य आवश्यक रूप से आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करेगा या उसकी मांग करेगा, तो ऐसा सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा, ठीक है ना। और ऐसा राज्य के द्वारा
प्रतिकर के भुगतान की शर्त पर किया जा सकेगा, ये वैसे ही रहा। लेकिन प्रतिकर उतना होगा जितना उस कानून में जिसके माध्यम से आपकी संपत्ति की मांग की जा रही है, अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें लिखा होगा। ठीक है ना? तो उन्होंने प्रतिकर निर्धारण का काम अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना? प्रतिकर पे ही दिक्कत आ रही थी ना, यही कहा था ना कि जस्ट इक्विवेलेंट टू होना चाहिए, वो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। या फिर अगर उस कानून में प्रतिकर की धनराशि नहीं बताई गई है तो उस कानून में उन सिद्धांतों का विवरण होगा जिन सिद्धांतों के मुताबिक प्रतिकर की गणना की जाएगी। तो सिद्धांत बनाने का काम भी तो वही करेंगे, कानून तो वही बनाएंगे, तो वो भी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, उन सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा प्रतिकर की गणना जो उस कानून में सिद्धांत दिए होंगे। और आगे क्या कहा, और उस कानून में यह भी व्यवस्था की जा सकेगी, ठीक है ना, कि प्रतिकर का भुगतान नकद में किया जाए, बॉन्ड में किया जाए, किस्तों में किया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं उस कानून में की जा सकेंगी। उस कानून में यह लिखा, जो 31(2) में लिखा कि प्रतिकर के भुगतान का ढंग और तरीका यह भी उस कानून में दिया जाएगा। तो ढंग और तरीका अगर अपने हाथों में ले लिया तो फिर किस्तों में हम देंगे, 10 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, यह भी हम निर्धारित कर सकते हैं। ये 31(2) और यही नहीं रुके, 31(2)(a) ये और जोड़ा, ठीक है ना, और ही कहा 31(2)(a) में, ताकि वो बात खत्म हो जाए। कोर्ट क्या कह रहा था, 31(1), 31(2) ये सब मिलकर, ठीक है, 31 का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए संपत्ति किसी भी ढंग से आप लो, आपको प्रतिकर देना पड़ेगा। तो अगर आपने 31(2) यहीं तक रखा तो अभी तक वो बात काउंटर नहीं हुई कि 31(1) और 31(2) एक साथ है और संपत्ति किसी भी ढंग से लोगे तो प्रतिकर देना पड़ेगा। इसलिए 31(2)(a) जोड़ दिया और कहा कि जब स्टेट आपकी भूमि का आवश्यक अधिग्रहण या आवश्यक रूप से मांग अपने लिए करे, अपने लिए करे, या अपने द्वारा स्थापित निगम के लिए करे, प्रतिकर का भुगतान केवल तब जरूरी होगा। और ये क्यों? क्योंकि जैसे मैनेजमेंट लिया था ना, ठीक है ना, सिर्फ मैनेजमेंट लिया था, और वो भी किसके लिए? श्रमिकों के लिए, कि फॉर द टाइम बिंग हमारे द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर्स कंपनी चलाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उनके मालिकों को मिल जाएगा। यानी स्टेट ने अपने हाथों में नहीं लिया था, मैनेजमेंट टेक ओवर नहीं किया था, ठीक है, और फिर भी ये कह दिया कि कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि सब मैनेजमेंट संपत्ति है, ठीक है ना, इसलिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसलिए 2(a) जोड़ दिया और कहा कि नहीं, स्टेट जब अधिग्रहण अपने पक्ष में करे या अपने द्वारा स्थापित निगम के पक्ष में करे, ठीक है, अधिग्रहण जब अनिवार्य अधिग्रहण या अनिवार्य मांग अपने पक्ष में करे या अपने द्वारा स्थापित निगम के पक्ष में करे, केवल तभी कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज नहीं मिलेगा ये लिखा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हो गया, ये 2(a) और जोड़ दिया, ठीक है ना। और यही नहीं रुके, 2(a) के बाद भी 31(a) और 31(b) और जोड़ा। और 31(a) जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे वहां उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून भूमि सुधार के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में आ रही थी ना, अगर भूमि सुधार के लिए बनेगा, और यह भी लिखा क्योंकि यह भी दिक्कत आई थी कि अगर किसी बीमार यूनिट का प्रबंध ठीक करने के लिए उसका प्रबंध अपने हाथों में लेगा स्टेट, तो उसे 14 और 19 के आधार पर चुनौती भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसे 14, 19 और शायद, हाँ ठीक, 14, 19, 31 तीनों के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। तो अब अगर शोलापुर जैसी किसी मिल का अधिग्रहण करेंगे, वो मैनेजमेंट लेंगे, अधिग्रहण नहीं बल्कि मैनेजमेंट लेंगे अपने हाथों में, तो 31 लागू ही नहीं होगा,
ठीक है ना। 19 लागू ही नहीं होगा, और जब 19 लागू ही नहीं होगा तो 19 की संपत्ति की परिभाषा लागू ही नहीं होगी, ठीक है ना। और 14 के आधार पर यह सवाल भी नहीं उठाया जा सकेगा कि साहब इनका कर दिया, हमारा कर नहीं किया, उनका कर दिया, वर्गीकरण संबंधी सवाल भी नहीं उठ सकेंगे, ठीक है ना। तो 31A भी बना दिया का 14, 19, 31 लागू ही नहीं होगा यदि 31A में वर्णित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कोई कानून बनाया गया है, ठीक है ना। और 31B एक और बना दिया, 31B में नवी अनुसूची जोड़ दी। उस समय तक 8 अनुसूचियां थी, जो मूल संविधान है उसमें कितनी थी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अब नवी अनुसूची आ गई और यह कहा कि अगर कोई कानून नवी अनुसूची में रख दिया जाएगा तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। हां, एक चीज भूल गए, और 31(2) में उन्होंने यह भी जोड़ा था कि आप अगर आवश्यक मांग करते हैं या आवश्यक अधिग्रहण करते हैं किसी की व्यक्तिगत संपत्ति का, तो एक तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करेंगे, दूसरा कानून के माध्यम से करेंगे, तीसरा उस कानून में या तो कंपनसेशन की राशि बताई जाएगी या उन सिद्धांतों का विवरण दिया जाएगा जिनके मुताबिक कंपनसेशन की राशि की गणना की जाएगी, ठीक है ना। और कंपनसेशन के भुगतान का ढंग यह भी उस कानून में दिया जाएगा, ठीक है ना। और 31(2) में आवश्यक रूप से बहुत सावधानी पूर्वक यह भी जोड़ा गया कि कंपनसेशन एडिकेट नहीं है, कंपनसेशन ठीक नहीं है, इस आधार पर उस कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, यह भी जोड़ दिया। जुडिशियल रिव्यू ये तो मिनर्वा मिल में बनेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, अभी तो है ही नहीं, यह भी जोड़ दिया। यानी बिल्कुल फुल प्रूफ व्यवस्था कर दी, ठीक है, कि हम अधिग्रहण कर लें और कोई हमारा कुछ ना कर पाए। यह सरकार की ओर से प्रयास हुआ 1955 में संविधान संशोधन चौथा। और जब चौथा संविधान संशोधन आ गया, इसका मतलब यह हो गया कि अब 31(1) और 31(2) बिल्कुल अलग अलग हो गए, ठीक है। अब आवश्यक अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि 31(2)A यही कह रहा था कंपनसेशन का भुगतान कब होगा, केवल तब जब स्टेट अपने पक्ष में संपत्ति का अधिग्रहण करे या अपने द्वारा स्थापित निगम के पक्ष में करे। यानी अब स्थिति अधिग्रहण करे, यानी अधिग्रहण के अलावा किसी ढंग से संपत्ति ले रहा है तो कंपनसेशन की मांग नहीं होगी, ठीक है। और कंपनसेशन एडिकेट हो, यह भी जरूरत अब नहीं बची। तो इसका मतलब अब सरकार की बात आ गई है कि अगर अधिग्रहण आवश्यक रूप से किया जा रहा है या आवश्यक मांग की जा रही तो कंपनसेशन का भुगतान करना है, अदरवाइज कंपनसेशन का भुगतान नहीं करना है। केवल कानून बनाकर व्यक्ति की संपत्ति ली जा सकती है, ठीक है ना। और कोर्ट ने कहा था कि कंपनसेशन का मतलब एडिकेट कंपनसेशन है, अब एडिकेट कंपनसेशन भी नहीं बचा, ठीक है ना। और तीसरी बात आ गई कि अगर भूमि सुधार से संबंधित कानून है तो उसे 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती ही नहीं मिलेगी, ठीक है। 31B ये कहते कि अगर भूमि सुधार संबंधी कानून 9th नवी अनुसूची में रख दिए तब भी वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए, ठीक है ना। भूमि सुधार से संबंधित कानून या कोई भी कानून अगर नवी अनुसूची में आ गया तो पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और नवी अनुसूची पेश हुई थी अभी 8, 10, 1, 5, 6 साल पहले, कब हुई, कैसे हुई, उस पर बात करेंगे। ये फुल प्रूफ व्यवस्था कर ली गई, लेकिन कोर्ट भी रुका नहीं। ये 4th अमेंडमेंट के बाद कोर्ट ने क्या रुख लिया, ठीक है ना, इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।